जय हिंद बच्चों। तो आज का अपना जो टॉपिक है उसे हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो सबसे पहले नो डाउट ट्रायंगल लॉ हम समझेंगे और उसके वेक्टर एडिशन के थ्रू समझेंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम गवाए। लास्ट वीडियो में हमने आपको, देखिए लास्ट वाली वीडियो नहीं देखेगा तो इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वहाँ पे वेक्टर से रिलेटेड, यहाँ पे वेक्टर वेक्टर बार बार बोलूंगा और आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। तो कोशिश यही कीजिए कि जितनी भी चीज़ें हमने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया हुआ है, ऑलमोस्ट 1 आवर 22 मिनट्स के आसपास की वो वीडियो लेंथी है, मुझे पता है, बट वहाँ पे जो चीज़ें मैंने बिल्कुल जीरो से उठाकर आप लोगों को सारी चीज़ें बताया है वो बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं हम अपना कार्यक्रम। तो अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, तो वो आपके पास कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे। ध्यान से समझिएगा, एरो भी लगा रहा हूं मैं, ये वेक्टर का काम करेगा। यहाँ पे ये रहा मेरे पास एक वेक्टर ए। ध्यान से समझिएगा, इस चीज को मैं पहले समझा दूंगा फिर डेफिनेशन बोल दूंगा। आप लोगों को इतनी तो इंग्लिश आती है कि मैं डिक्टेट भी कर दूंगा तो भी आप लोग लिख लोगे, है ना। चलो, तो ये आपके पास वेक्टर ए है। क्या ये वेक्टर ए है, ठीक है। और एक और वेक्टर है, और दो वेक्टर बना रहा हूं जो को इनिशियल। अब जैसे मैंने यहाँ पे को इनिशियल बोला तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है। और अगर आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब आगे मजा आने वाला है। चलो भाई, तो ये मेरे पास क्या है भाई, दूसरा वेक्टर है। अब ये जो दोनों वेक्टर है वो क्या है, को इनिशियल। को इनिशियल का क्या मतलब होता है, सेम स्टार्टिंग पॉइंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सेम स्टार्टिंग पॉइंट होने चाहिए, को इनिशियल होने चाहिए। इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ भी दे देते हैं, सी बोल देते हैं। चलो, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो कुछ ना कुछ होगा, मान लेते हैं थीटा है। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आई या नहीं वो बता दो फटाफट। ठीक है, चलो भाई आ गई ये बात, समझ, डन, ओके। तो ये वाला जो वेक्टर है वो बी है और ये वाला जो वेक्टर है वो आपके पास ए है। अब अगर हम डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं, डेफिनेशन को छोड़ दीजिए, पहले हम करवा देते हैं फिर हम डेफिनेशन बताएंगे, अलग ही चलते हैं, थोड़ा सा मजा आएगा। ठीक है, अब हम आपको बताए थे पिछले वाले वीडियो में कि हम वेक्टर्स को शिफ्ट भी कर सकते हैं। अब शिफ्ट करने का क्या मतलब है सर, तो देखो समझने की कोशिश करना। शिफ्ट करने का मतलब है ये जो वेक्टर यहाँ पे है इसको मैं उठाकर यहां से कहीं और भी रख सकता हूं, लेकिन जितने एंगल पे यहाँ पे इंक्लाइंड था उतना ही एंगल पे आपको इंक्लाइंड रखना पड़ेगा। ये इसका मेन पॉइंट है, ध्यान समझिएगा। आप एक वेक्टर को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं, बट द कंडीशन इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मस्ट बी सेम। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को आप चेंज नहीं कर सकते। तो अगर मैंने इसको यहां से उठाकर मान लेते हैं यहां रख दिया हमने, ध्यान से समझिएगा, इस वाले वेक्टर को हमने यहां से उठाकर यहां रख दिया, तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि ये वाला जो फिर एंगल होगा वो भी आपके पास थीटा ही होने वाला है। अगर जितना ये एंगल था उतना ही जो है वो आपके पास ये वाला एंगल भी रहने वाला है। आई बात समझ में? चलो उसी को डुप्लीकेट बना लेता हूं मैं, और इसको भी यहाँ पे भी रहने देता हूँ। बस आपको मैंने समझाने के लिए बताया कि इसी वेक्टर को मैंने यहाँ पर उठाकर लेकर गया हूँ। हालांकि इसको मैं यहाँ से हटा भी सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो इस वाले वेक्टर को हम यहाँ पे उठाकर ले गए, तो ऐसा करते हैं इसको हम यहाँ से अब हटा ही देते हैं, और ये वाला भी यहाँ से मैं हटा ही देता हूँ। तो यहाँ पे जो लिखा जाएगा अब ये जो बन गया वो मेरे पास बी वेक्टर बन गया। बताओ भाई, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहला वेक्टर था मेरे पास ये वाला, ठीक है। दूसरा वेक्टर मेरे पास यहाँ पे ऐसे था, लेकिन हमने इसको क्या किया, चेंज करके इसको शिफ्ट करके यहाँ पे ले आया, लेकिन जितने एंगल पे था उतना ही एंगल पे यहाँ पे भी रहने वाला है आपके पास। ठीक है, डन है। चलिए अब इसको मैं क्या करता हूँ भाई, हटा देता हूँ। ओके, अब ये वेक्टर यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आ चुका है। अब अगली चीज ध्यान से सुनिएगा, अगली जो लाइन में बनाने वाला हूं ना वो मैं यहां से बनाने वाला हूं। ध्यान से, बिल्कुल प्यार से समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कमाल वाली बात क्या है पता है, अगर आपने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सीख लिया तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों सेम है। अब माइनर सा डिफरेंस है वो हम आपको बता देंगे भाई। डेफिनेशन में डिफरेंस है, डायग्राम में डिफरेंस है, बाकी कैलकुलेशन में जो मेथड है आपके पास A to Z चीजें सेम है। तो आपको मैं ट्रायंगल वाला करवाऊंगा तब पैरेललोग्राम भी समझ जाएंगे A to Z, इतना भी चेंज नहीं है भाई, ये चीज समझना। ठीक है ना। चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक लाइन बना रहा हूं इस तरह से। अब ये A वेक्टर था, ये B वेक्टर था, और ये जो मैंने बनाई, ये वाली जो लाइन बनाई, इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। इसको हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर।
तो सर रिजल्टेंट वेक्टर को थोड़ा सा कुछ और बता दीजिए ताकि हमारे समझ में आ जाए और हमें किसी तरह का जो डाउट है वो ना रहे। बिल्कुल, ये तो मेरा काम है भाई, ये तो मैं करूंगा। आइए समझाता हूँ। सबसे पहले रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब है पहले वेक्टर और दोनों वेक्टर का टोटल इफेक्ट कितना है, टोटल वेक्टर कितना आ रहा है मैग्नीट्यूड के मामले में। तो वो मैग्नीट्यूड की हमें अभी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, वो हम कैलकुलेशन अभी आपको करवा देंगे, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अगर आप इस रिजल्टेंट वेक्टर को देखें तो क्या हम सर ऐसा भी कर सकते थे, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि बोलिए ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर बोल दिया? नहीं, इसके एक कुछ पर्टिकुलर कंडीशन होते हैं, ध्यान समझिएगा। रिजल्टेंट वेक्टर की कुछ पर्टिकुलर कंडीशन होते हैं कि इसी कंडीशन में आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप कभी रिजल्टेंट वेक्टर बनाने के लिए जाएंगे, ध्यान से समझिएगा बिल्कुल, जब भी आप कभी रिजल्टेंट वेक्टर बनाने के लिए जाएंगे तो हमेशा वो, अच्छा एक चीज तो मैंने आपको बताया ही नहीं, अगर इस तरह से कहीं पे एक वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है तो जो एरो वाली साइड होती है उसे हम हेड बोलते हैं और जो पीछे वाली साइड होती है उसे हम टेल बोलते हैं। बोलो समझ में आई बात? तो ये जो हेड है और ये जो टेल है, यहाँ पे उसे का कॉन्सेप्ट अभी मैं यूज करूंगा दोनों वर्ड का। इस वाले पॉइंट को देखें तो आपको पता चलेगा ये पहले वाले वेक्टर का टेल है और ये रिजल्टेंट वेक्टर का भी टेल है। तो आपको हमेशा जब भी आप बनाओगे, रिजल्टेंट वेक्टर बनाने के लिए दिया जाएगा, तो एक चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा जो टेल ऑफ द वेक्टर्स होते हैं वहीं से आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का ओरिजिन होता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं सही मायने में बताऊं तो ये वेक्टर भी तो यहीं पे था भाई, तो तीनों वेक्टर का तो जो टेल वाला पोर्शन है वो इसी पॉइंट पे है। बोलो हाँ या नहीं? बिल्कुल छोटी सी बात है सर। हाँ सर, ठीक है, डन है, ओके। चलो भाई, तो फिर आगे की बात कर लेते हैं। तो ये जो आपके पास आर है वो क्या बन गया आपके पास? रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसके डेफिनेशन पे आते हैं, फिर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इसमें दिया रहेगा इफ, ध्यान से सुनिएगा, इफ टू साइड्स, जो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है ना, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल रिप्रेजेंट किस चीज को? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ध्यान से सुनिएगा, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, देन, ध्यान से, अच्छा ये वाले दोनों टेकन इन सेम ऑर्डर, ऐसा भी आपको लिखना है। फिर से सुन लीजिए, आपको जो डेफिनेशन लिखनी है, इफ टू वेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल रिप्रेजेंट, है ना, रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर टेकन इन सेम ऑर्डर, टेकन इन सेम ऑर्डर, टेकन इन टिडिंग टिडिंग सेम ऑर्डर, टिडिंग टिडिंग सेम ऑर्डर, ठीक है, टेकन इन सेम ऑर्डर, देन, ध्यान समझिएगा, देन द थर्ड साइड रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर टेकन इन ऑपोजिट वेक्टर, सॉरी ऑपोजिट ऑर्डर। अब इसकी क्या कहानी भाई सर? तो फटाफट देखो, ये वाला जो वेक्टर था, ये वाला जो वेक्टर था और ये वाला जो वेक्टर है वो पूरे ट्रायंगल के दो साइड है। बोलिए हाँ या नहीं? तो ये एक तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरी चीज ये डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये दोनों आपके पास सेम ऑर्डर में। अब सेम ऑर्डर का क्या मतलब होता है सर? आइए समझते हैं। जैसे ये वाला था पहला वेक्टर, तो यहीं से ये आगे निकल गया। देखो यहाँ पे हेड और टेल दोनों चीज कोइंसाइड हो रहे हैं, टेल टेल नहीं कोइंसाइड हो रहे, ये हेड और टेल है। फिर एक और यहाँ पे बोल दिया तो ये हेड और टेल है, यहाँ पे हेड और टेल होते हैं, तो ये सेम ऑर्डर में कहलाते हैं। वहीं पे जब टेल टेल से निकलते हैं तो उस चीज को हम, इस वाली इसको और इसको हम क्या बोल देंगे? अपोजिट ऑर्डर में बोल देंगे। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा जो कि अपोजिट वेक्टर होगा इन दोनों के, ऐसा कहा जाता है। और यही जो चीजें डेफिनेशन है जो आपको बेसिकली आपको फाइनल पेपर में जो आपके पास आएगा लिखने के लिए, वहां पर आपको लिखनी है जो भी मैंने आपको समझाया, तो इस चीज को अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसकी कैलकुलेशन करवा देते हैं आपको। किसकी किसकी कैलकुलेशन करेंगे भाई? तो हमें आर निकालने की कैलकुलेशन करनी, आर निकालने की कैलकुलेशन करनी, ठीक है। अब ये जो आर निकालने की कैलकुलेशन की बात है, कैसे करेंगे सर? आओ भाई समझाते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहां से एक 90 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्शन करना है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको।
ये वाला जो एंगल है आपके पास थीटा है, कोई डाउट वाली बात नहीं। यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन करना है जो ठीक 90 डिग्री बना है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये ए वेक्टर था, ये वाला बी वेक्टर था, है ना। इस पॉइंट को हमने सी का नाम दिया था, इस पॉइंट को आप डी का नाम दे सकते हैं, और इस पॉइंट को आप ई का नाम दे सकते हैं, और इस पॉइंट को आप एफ का नाम दे सकते हैं। नामकरण की अपने घर की बात है भाई, वो अपने हिसाब से आप दे लेना, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं। क्लियर है यहाँ तक? डन है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है। देखिए यहाँ से ये वाला क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। आप इस वाले एंगल को कुछ और मान सकते हैं, थीटा नहीं है ये, कहीं आप गलतफहमी में जी रहे हो कि और ये थीटा होगा ना, ये अलग है। इसे आप अल्फा का नाम दे सकते हो, आप बीटा का नाम दे सकते हो, आप गामा का नाम दे सकते हैं, फाई का नाम दे सकते हो। नामकरण की बात है, वो अपने घर की बात होती है, कुछ भी आप इस एंगल का नाम दे सकते हैं। तो ये आपके पास थीटा है और ये आपके पास अल्फा है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। तो ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं आपके पास बड़ा वाला, अब हमें कैलकुलेशन करने के लिए कोई नया जो चीज है वो करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी चीज है, बिल्कुल बेसिक सी चीज है। यहाँ पे हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि हम अप्लाई करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन इस पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने से पहले भी हमारे पास कुछ चीजें हैं, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इन ट्रायंगल में सी एफ ई या फिर ई एफ सी लिख देता हूं। इन ट्रायंगल ई एफ सी, दिख रहा है ई एफ सी, ई एफ सी क्या है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल था, उसमें पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस लगाएंगे तो बताओ भाई क्या आएगा, ई सी, कोई डाउट वाली बात नहीं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर की जगह पे ई एफ कर देता हूँ तो ई एफ का स्क्वायर, प्लस में बेस का स्क्वायर तो सी एफ हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं, ये वाला जो पॉइंट है वो सी है नो डाउट, तो यहाँ पे आपके पास सी एफ का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है तो फिर हम आगे की बात करें भाई। अब एक चीज को ध्यान से समझिएगा, ये जो ई सी है जो कि आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन कर रहा है थर्ड साइड, उसी की वैल्यू हमें निकालनी है। इसी को कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, जो भी हम करने जा रहे हैं। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो भाई मुझे बाकी दोनों साइड की वैल्यू पता तो होना चाहिए या नहीं, बताओ मुझे। तो अगर मैं नोटिस करता हूं ई एफ चाहिए मुझे, बोलो हाँ या नहीं, ई एफ चाहिए, तो क्या आपको ई एफ पता है? तो आप बोलोगे नहीं सर, ई एफ के बारे में तो हमें कुछ भी जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं। क्या आपको सी एफ पता है? सी से लेकर एफ तक। सी एफ नहीं पता, सी से लेकर डी तक पता है। देखो ए पता है, बोलोगे सर इधर तो पता होगा बी, नहीं बी तो ये वाला है, ये नहीं है आपके पास बी, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ कमी जो है इस वाले सी एफ में, जो कमी है वो डी एफ की है, और ई एफ की तो पूरी ही पूरी कमी है आपके पास। तो एक बार अगर हमें डी एफ और ई एफ ये दोनों चीज मिल जाए तो मजा सा आ जाएगा। अगर ये ई एफ और डी एफ ये दोनों चीज हमें मिल जाए तो फिर मजा सा आ जाएगा। तो ला चलो भाई थोड़ा सा मजा लेते हैं। आप इस वाले ट्रायंगल को देखो, यहाँ पे लिख दो इन ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, ई एफ डी। ई एफ डी देखो 10th क्लास का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमेशा आगे यूज होता है, चाहे आप मैथमेटिक्स के नए चैप्टर्स करो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी पढ़ो, ठीक है। चलो अगर आप देख रहे हैं ये थीटा है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री याद है ना, ये थीटा आपके पास, ये वाला क्या आपके पास थीटा है, हमें ये वाला ई एफ निकालना है। तो एक तो हमें वो लेते हैं जो हमें पता होता है, एक दूसरा वो लेते हैं जो हमें पता नहीं होता है। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस कर सकता हूँ, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई एफ अपॉन में ई डी, अपॉन में ई डी, और मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को क्या लिख सकता हूँ, फिर साइन थीटा लिख सकता हूँ। बोलिए हाँ या नहीं। ये ट्रिग्नोमेट्री भाई कहीं भी आएगी, मैंने आप लोगों को मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री करवा दिया है, तो आपको एक चीज का प्रॉपर ध्यान रखना है कि भाई ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो जिंदगी है। मैं हमेशा से कहते आता हूँ, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो 12th क्लास का आधा 50% मैथमेटिक्स तो आपको वैसे ही आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, तुरंत समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करती, मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलो यहाँ से हमें क्या करना है, ई एफ निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास ई एफ इज इक्वल टू ई डी साइन थीटा। क्या हो जाएगा मेरे पास, ई डी साइन थीटा। अच्छा ई डी की वैल्यू हमें सर पता है क्या? बिल्कुल सर आपको पता है, तो यहाँ पे बी की जगह पे बी रख देंगे, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, अभी वेक्टर का कोई वो नहीं है, ठीक है ना। तो बी साइन थीटा हमने निकाल दिया, किसकी वैल्यू, ये ई एफ की, ई एफ मतलब इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे मैं बी साइन थीटा लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ मैं, बी साइन थीटा लिख देता हूँ। बताओ भाई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बिल्कुल बेसिक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब हमें ये जो डी एफ है वो भी तो चाहिए भाई, तो बिल्कुल सेम यही तरीका अपनाऊंगा। अगर आपको नोट डाउन करना हो तो कर लीजिए, नहीं तो मैं उड़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब फिर से वही वाले ट्रायंगल है भाई, इन ट्रायंगल ई एफ डी,
अगर मैं इसी ट्रायंगल की बात करता हूँ तो अब की बार ये निकालना है, और अगर ये निकालना है तो मैं डीएफ ले लूंगा भाई, जो नहीं पता, फिर यही वाली पता है तो ईडी ले लूंगा, और इज इक्वल टू आपकी बार क्या होगा कॉस थीटा। बोलोगे सर ये कहाँ से आ गया, अरे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। चलो तो यहां से आपके पास डीएफ रहेगा इज इक्वल टू, ये ईडी इधर चला जाएगा तो ये हो गया ईडी कॉस थीटा। बोलो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना सर। चलो अच्छा ईडी वापस आपको पता है बी है तो इसके जगह पे बी रख दो। देखो कुछ अलग नहीं आया, बी साइन थीटा उसका आया तो बी कॉस थीटा इसका आया, तो यहाँ पे आपकी बार हम क्या लिख देते हैं, बी कॉस थीटा लिख देते हैं, बी कॉस थीटा। क्या बात है, बी कॉस थीटा। आई बात समझ, डन है। चलो भाई अच्छा ये जो दो चीजें मैंने करके दिखाया ये रफ का काम नहीं है, ये आपको फेयर में दिखाना है। सबसे पहला काम वैसे यही रहता है। मैं क्या करता हूं जब मैं ये इस तरह से समझाता हूं तो बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाता है, बस इसलिए मैं ये तरीका यूज करता हूं। सबसे पहला काम ही हमारा ये और ये निकालने का होता है। जब तक मैं ये लिखकर बताऊंगा नहीं कि हमें इन चीजों की जरूरत है, तब तक बच्चों को लगेगा यार ये कर क्या क्यों रहे हैं, बेसिकली निकाल ही क्यों रहे भाई, हमें उनसे क्या लेना देना। लेकिन यहाँ पे बताने के बाद आपको लगता है हाँ इनकी हमें जरूरत थी। तो आप लोगों का अब क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि भाई इसकी तो खास जरूरत है, तो जब भी आप ये टॉपिक करेंगे तो सबसे पहले यही दोनों काम फेयर में करेंगे, बिल्कुल दोनों चीज, ये वाला ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों यहाँ पे आप निकाल कर दिखा देंगे। उसके बाद आप यहाँ से करना शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना शुरू करते हैं। नो डाउट हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये r का स्क्वायर हो जाएगा, वैसे भी स्क्वायर है, अगर आप मैग्नीट्यूड नहीं भी लेते हैं तो भी मैग्नीट्यूड बन जाएगा स्क्वायर होकर। ई एफ का स्क्वायर, तो अब ई एफ को देखिए क्या बन गया, बी साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख दीजिए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस सी एफ की जगह क्या देखिए सी एफ, ध्यान से समझिएगा सी एफ को आप तोड़ सकते हैं सी डी प्लस डी एफ में, बोलिए हाँ या नहीं, क्योंकि ये दो चीज है यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक, तो ए और बी प्लस कॉस थीटा बी कॉस थीटा दोनों चीज लेनी पड़ेगी, तो ए प्लस बी कॉस थीटा आपको लेनी पड़ेगी और पूरे का आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ तक क्लियर करो भाई, अगर क्लियर है तो आगे छोटी मोटी कैलकुलेशन है, कोई बड़ी चीज नहीं है, आगे बिल्कुल हो गया है क्वेश्चन, सिर्फ माइनर सा एक कैलकुलेशन जो है वो बचा हुआ है हमारा, ठीक है। चलो भाई तो कैलकुलेशन भी फटाफट करवा देते हैं हम आपको। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर दोनों में जाएगा तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है ना, प्लस में यहाँ पे दोनों में स्क्वायर मत भेज देना क्योंकि ये a प्लस ये पूरा b का काम करेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो आइडेंटिटी वो लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं इस चीज में, तो यहाँ पे आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, मतलब इस पूरे का स्क्वायर। लेकिन आप ग्रेड 11th में हो और PCM लिया है या फिर PCB लिया है तो आपको आपके पास मतलब इतना दिमाग होना चाहिए कि भाई ये छोटी मोटी मिस्टेक नहीं करनी है। प्लस में फिर 2 मल्टीप्लाई ए बी ये पूरा आ जाएगा, तो ए बी और साथ में आपके पास कॉस थीटा आ जाएगा। सबसे पहले इतनी चीज क्लियर कर दो भाई, मतलब डन है, समझ में आ गया अच्छे से बेहतरीन तरीके से। भाई समझ में अच्छे से आना चाहिए और तो क्या ही। चलो अब आगे की एक चीज बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर आप इस चीज को नोटिस करें और अगर आप इस चीज को नोटिस करें तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है, तो आपका क्या काम है, इन दोनों को एक जगह लिखो। तो लिख देता हूँ मैं आर स्क्वायर, उससे पहले मैं इस ए स्क्वायर को यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, और फिर इसको एक जगह लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में 2ab कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ तक भाई, ठीक है। आइए अब क्योंकि इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है तो मैं क्या करूँगा, बी स्क्वायर कॉमन ले लूँगा। तो चलो भाई ले लेते हैं बी स्क्वायर, जैसे मैंने कॉमन लिया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसको अगर आप आगे पीछे भी लिखे होते तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता, प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती है ना। चलिए और ये हो जाएगा 2ab कॉस थीटा। खैर ये चीज़ तो आप मतलब रट ही चुके होगे, मुझे पता है कि इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। अच्छा आप जितने भी आइडेंटिटीज यूज करते हो आप साइड में लिखते जा सकते हैं, मैथमेटिक्स में भी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी। जैसे अभी हमने यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर को आइडेंटिटी जो है वो यूज किया, तो आप यहाँ पे साइड में लिखेंगे। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो वहाँ पे आप लिख कर दिखाएंगे, ठीक है। ये एक रिप्रेजेंटेशन के अंडर आता है जिसके आपके पास जो मार्क्स है वो काउंट होते हैं, दिए जाते हैं भाई। आगे आ जाएगा प्लस का 2ab कॉस थीटा। पहले ये चीज देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ तक अगर सभी को समझ में आ चुका है, अब कई बोलेंगे सर ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, नहीं
नहीं है बाबू। समझाते हैं कैसे। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी तो है, लेकिन साथ में कॉस थीटा भी तो है, वो कहाँ जाएगा? तो होल स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं है। कईयों के माइंड में ये चीज स्ट्राइक होती है, क्योंकि देखो मैं ना ऑफलाइन क्लास लेता हूँ, तो ऑफलाइन क्लास में बच्चों के ऐसे ऐसे डाउट आते हैं, क्या ही बताऊं। ठीक है, चलो। तो यहां से हमें बेसिकली आर निकालना था। आर का क्या मतलब है भाई? रिजल्टेंट वेक्टर। तो आर इधर ही रखता हूं, हम स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो रूट के अंडर हो गया। तो ये हो गया मेरे पास a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा। बताओ भाई, यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हैं फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। आई होप आप सभी को ये जो चीज़ है वो क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बिल्कुल खत्म हो ही चुका है। एक छोटी सी चीज़ जो है वो और आपको बतानी है, और वो है हमारे पास डायरेक्शन, है ना। डायरेक्शन आपसे पूछा जाता है। अब लोगों से डायरेक्शन क्या होता है, तो देखो समझाते हैं। डायरेक्शन किसका? डायरेक्शन ऑफ आर। आर क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर। कि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन का मतलब समझ रहे हैं आप, कि वो कितने एंगल पे इंक्लाइंड है। क्या वो ज्यादा एंगल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एंगल और जा रहा है तो 90 डिग्री, ऐसे जा रहा है तो एंगल और कम हो गया। तो ओवरऑल हमें ये जो अल्फा है वो निकालना है। अगर आपने अल्फा निकाल लिया तो वही डायरेक्शन को बताएगा। किसके डायरेक्शन को? रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन को। समझ में आई बात? तो आओ समझाते हैं अब रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन को। एक बार छोटा कर देता हूँ इसको और देख लीजिए। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिए, नोट डाउन करना है तो वो कर लीजिए, जो मर्जी है वो करना है कर लीजिए। बट हाँ, साथ में नोट्स, खुद के नोट्स बनाइएगा, किसी और के नोट्स के भरोसे मत रहिएगा। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, एक एक चीज़ को समझते जाइएगा और उसके नोट्स जो आपको बनाते हुए जाना है। अब हमने आपको बताया कि अब हमें डायरेक्शन ऑफ आर निकालना है। ये जो हमने निकाला है वो कैलकुलेशन ऑफ आर किया है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकाला है हमने। अब हम आपको जो सिखाने जा रहे हैं वो क्या हमारे पास? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। पहला क्या निकाला था? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब डायरेक्शन ऑफ आर निकालने जा रहे हैं कि कितना डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब अल्फा, कितने एंगल पे वो इंक्लाइंड है, वो चीज है। तो ओवरऑल हमें जो जनरली लेते हैं वो tan के साथ लेते हैं, tan के साथ, साइन के साथ ले सकते हैं, cos के साथ, बट फिर भी हम यहाँ पे क्या लेते हैं? जनरली tan के साथ एंगल के लिए। ठीक है ना। तो tan अल्फा निकालना है एक तरीके से हमें। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ tan अल्फा। तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल की भी नेमिंग कर देता हूँ, आपको आसानी होगी। इन ट्रायंगल EFC, बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, एक बार आप देख लीजिए। मैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, EFC, सॉरी यहाँ पे सी है, EFC बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर, क्योंकि उसी में एंगल अल्फा है ना भाई। थीटा तो ये छोटे वाले ट्रायंगल में था, समझ रहे हो? गॉट इट। चलिए, तो tan अल्फा। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक लाइन ये वाली चीज किया था, EF परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन, तो आपको उस चीज को भी मेंशन करना है, ध्यान रखना। ये छोटी छोटी चीजें रिप्रेजेंटेशन के अंदर आती है। अब आता है यहाँ पे हमारे पास tan अल्फा। तो tan अल्फा का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, सबको पता है। तो परपेंडिकुलर ये वाली लाइन हो जाएगी और बेस आपके पास ये वाली लाइन आ जाएगी, और इन सभी की वैल्यू हमने निकाल रखा है। अगर आप देखें तो tan अल्फा हो जाएगा EF अपॉन में CF। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास tan अल्फा इज इक्वल टू EF के जगह देखो ये चीज़ है B साइन थीटा डिवाइडेड बाय में ये चीज आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक A और यहाँ से यहाँ तक B cos थीटा। तो A प्लस का B cos थीटा। बताओ भाई, यहाँ तक समझ में आई बात? तो ये जो चीज है आपके पास, इसी चीज को हम कहते हैं डायरेक्शन। लेकिन सर हमें तो अल्फा निकालना था, tan अल्फा तो नहीं निकालना था। बिल्कुल सही बात। तो आप क्या करोगे, यहाँ से अल्फा इधर रख दो, tan उधर भेज दो। जब उधर भेज देते तो इनवर्स में चला जाता, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में B साइन थीटा डिवाइडेड बाय में A प्लस का B cos थीटा। आई बात समझ में? सारी चीजें सेम है। तो ये आपके पास डायरेक्शन जो है वो निकल कर आ गया। आपको A और B की वैल्यू पता होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप साइन थीटा एंगल जो है वो गिवन होंगे, पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, यहाँ छोड़ देंगे, ऐसे लिख देंगे, आपका फाइनल जो है वो आंसर इसी तरह से लिखा जाएगा। और ये जो चीज थी वो एक तरीके से आप कह सकते हैं आपके जो पेपर में आता है वो कई बार 5 मार्क्स में आता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 5 मार्क्स में आता है इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही आपको 5 मार्क्स में देंगे, डायरेक्शन भी आपके पास निकालने के लिए दिया जाएंगे। हो सकता है एक आधे इसमें न्यूमेरिकल भी लगा दें आपके लिए, है ना, ध्यान से समझिएगा। तो अगर 5 मार्क्स आपके पास के क्वेश्चन दिए जाएंगे तो उसमें एक आधे न्यूमेरिकल भी इसमें दिए जा सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम न्यूमेरिकल की भी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे।
सबसे पहले आप इसको अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है और इसको हम डायरेक्शन जो वो कैसे निकालते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दोनों ही सेम है, दोनों में सिर्फ डेफिनेशन का डिफरेंट है ना। फिगर थोड़ा सा, फिगर भी मतलब 90% आप कह सकते हैं सेम ही है, 90%। अब बात आती है सर जब इतना ही सिमिलैरिटी है तो कौन सा पेपर में आने की ज्यादा चांसेस हैं, तो आपको समझाते हैं ज्यादा चांसेस आने के पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? देखो अगर मैं पेपर बनाता तो मैं तो चाहता हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बोलिए हाँ या नहीं। मैं हमेशा पेपर ऐसा बनाता हूं जिससे बच्चों के हर एक तरह के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर हो जाए। अब अगर हर एक तरह के जो कॉन्सेप्ट है वो अगर क्लियर हो जाए तो उसके लिए मुझे ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे जिसमें सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर मैंने आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दिया तो क्या उसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ के सारे कॉन्सेप्ट नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे सर। तो इसी तरह से आपको भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि मैं ऐसी ऐसी चीजें करूं जिसमें सारे कॉन्सेप्ट जाए, ओवरऑल आपको सारी चीजें पढ़नी ही पड़ेगी। तो एक एग्जामिनर होगा, जो एक अच्छा एग्जामिनर होगा, बेसिकली जो पेपर बनाता है, वो हमेशा कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आपको देने की कोशिश करेगा जिससे आपके सभी कॉन्सेप्ट उसमें आ जाए। ठीक है, चलिए। आपकी आईसीएसई जनरली यही करती है। अगर आपने क्लास 10th के बोर्ड को देखा होगा, 10th के बोर्ड को देखा होगा, तो आपको पता चलेगा कि उसमें क्वेश्चन जो है हर एक सेक्शन से अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, सारे चैप्टर कवर कर लेते हैं वो। हमारी बात समझ में? तो ये एक अच्छा मतलब माइंडसेट होता है टीचर का। चलिए, ये कहानी है आपके पास ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की। आइए हम आगे की बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं हम इसको? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर सही मायने में बताऊं तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो हो गया भाई, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, डन है ना। अब इसी में एक दो चीजें और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कराने जा रहा हूं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और तीसरी चीज जो कराऊंगा मैं आप लोगों को वो हो जाएगा आपके पास क्या था उसका, हाँ, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली। चलिए, सबसे पहले इसी की ही हम बात करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। तो सर इसमें क्या अलग है, आइए समझाता हूँ। सिर्फ डायग्राम समझाऊंगा, डेफिनेशन समझाऊंगा, और आपका कैलकुलेशन A to Z चीजें, सारी चीजें सेम रहने वाली, सारी चीजें आपके पास सेम रहने वाली। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक वेक्टर लेना है जो कि A वेक्टर होगा, एक और वेक्टर लेनी है जो कि आपके पास B वेक्टर होगा। ठीक है, एक वेक्टर A लेना है जो कि यही है आपके पास, एक दूसरा वेक्टर लेना है जो कि B होगा, और इन दोनों एंगल को मान लेते हैं कि भाई क्या कर रखा है हमने, थीटा एंगल पे इंक्लाइन कर रखा है। बिल्कुल पीछे वाली सेम कहानी, और कुछ नहीं। अब की बार हमें क्या करना है, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर करके, ध्यान से सुनिएगा, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर करके ट्रायंगल नहीं पैरेललोग्राम बनाना है, और कुछ भी नहीं भाई, ध्यान से सुनना। आपको बता दें, अगर एक एंगल ये है, सॉरी एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा इसके बीच में से ही जाता है। अब बोलोगे सर ऐसा तो पीछे वाले में नहीं हुआ था। देखो इधर हुआ था, समझाता हूं। ये जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है वो A वेक्टर था, और ये जो वेक्टर B था वो ऐसे नहीं था, बताओ मुझे, ये वाला वेक्टर B नहीं था। इसी चीज को तो आप शिफ्टिंग करके यहाँ पर लेकर आए थे। आई बात समझ में? तो आप मुझे बताओ, इसके बीचों बीच में से ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो गया या नहीं गया? गया था ना, बिल्कुल सही बात सर। तो उसी तरह से यहाँ पे भी सेम कहानी है, बस यहाँ पे फर्क क्या रहने वाला है, अब की बार हम ट्रायंगल ना बना के वो पैरेललोग्राम बना देंगे, और बाकी सारी चीजें सेम। तो अब मैंने क्या करना है भाई, यहाँ पे ये जो वेक्टर है इसकी शिफ्टिंग करूंगा मैं, और यहाँ पे ले आऊंगा। तो मुझे पैरेललोग्राम बनाने के लिए इसकी भी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, इसकी भी शिफ्टिंग कर देता हूँ भाई, यहाँ पे ले आऊंगा। देखो पैरेललोग्राम बन गया। आई बात समझ में? तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो पैरेललोग्राम के डायगोनल से दिया जाता है, बस डेफिनेशन में इतना ही अलग होता है और कुछ भी नहीं। तो ये वाला देखो, ये वाला इनिशियल पॉइंट टेल से स्टार्ट हो रहे हैं, तीनों वेक्टर का टेल यही है। तो ये वाली जो वेक्टर होगी वो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का काम करेगा। ये A वेक्टर था तो ये भी आपके पास B वेक्टर होगा, ये भी आपके पास A वेक्टर होगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। और ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। इस पॉइंट को हमने C का नाम दिया था, इस पॉइंट को हमने D का नाम दिया था। तो इसको देखो, ये अगर थीटा एंगल पे था तो भाई ये भी तो थीटा ही एंगल पे रहने वाला है। इसको यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये इसको हमने E का नाम दिया था, और इस वाले पॉइंट को हमने F का नाम दिया था।
अब आप मुझे बताइए, क्या ये जो डायग्राम है वो पीछे वाला सेम नहीं हो गया? ये जो थीटा है पूरा था, ठीक है ना, और इस वाले एंगल को फिर हम अल्फा बोल देते हैं। इस वाले एंगल को हम क्या करते हैं, अल्फा बोल देते हैं, जो डायरेक्शन निकालने के लिए काम आएगा। अब थोड़ी देर के लिए मुझे बताइएगा, अगर मैंने इन दोनों लाइन को गायब कर दो तो ये जो चीज है वो पीछे वाला हो नहीं गया, जो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन था हो नहीं गया। बताओ मुझे, सिर्फ इतनी सी बात बतानी मेरे को कि ये जो चीज जो बनी है वो क्या, वो पीछे वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन था, वो सेम नहीं बन गया। अब अगर मैं यहां से आपको बोलता हूं कि आर की वैल्यू निकाल कर बताओ रिजल्टेंट वेक्टर की, तो क्या बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम नहीं आएगा? बताओ मुझे। तो सेम टू सेम करना है भाई, तो जो कैलकुलेशन अभी हमने आपको पीछे करवाया वही सारी चीजें सेम कैलकुलेशन इसी में आपको करके दिखाना है। बाकी इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही डिफरेंस था। अब थोड़ी सी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं भाई। जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें कुछ इस तरह की चीजें बताई जाती है। इफ टू वेक्टर, ध्यान से समझिएगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी representing the magnitude and the direction, if two adjacent side बोल दीजिए। देखो ये पैरेललोग्राम देख रहा है, ये वाला ए बी ए सी डी ई एफ वहां दे दिया, तो यहाँ पे जी का नाम दे देता हूँ, ठीक है, सी डी ई जी, ये वाला वेक्टर दिख रहा है आपको, ये वेक्टर कह रहा हूँ पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम का ये जो वेक्टर, ये वाली लाइन है और ये वाली जो वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर क्या है, एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो आप इसके जब डेफिनेशन लिख रहे हो तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर देन डायगोनल, ध्यान से देखो, उसके बाद हमने शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर कर दिया, देन द डायगोनल, और ये सेम ऑर्डर में डायगोनल, ये वाला डायगोनल टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दीज टू वेक्टर्स। खत्म बात। सिर्फ इतना ही आपको यहाँ पे डेफिनेशन जो है वो आपको लिखनी है। तो डेफिनेशन आई होप आप लोग लिख लोगे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा बुक में से देख लीजिएगा, डेफिनेशन को लाइन थोड़ी सी लंबी उसमें लिखी हुई है। बाकी मैंने आपको मेन जो चीज़ थी वो हमने आपको यहाँ पे समझा दिया। उसके बाद आपको पता है कैलकुलेशन ए टू जेड चीज़ें आपको सेम टू सेम करनी है यहाँ पे, ठीक है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें की और हम यहाँ पे बात करते हैं। तो आपका जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, खत्म हो गई, कंप्लीट हो गई। आई बात समझ में? और आई होप आपकी साइड से कंप्लीट होना चाहिए, मेरी साइड से मैटर नहीं करता है, इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना है। जब तक आपके साइड से कंप्लीट नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, तब तक कोई फायदा नहीं है। तो आओ यार आगे की हम बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे आगे की बात करते हैं तो हमें कुछ इस तरह की जो चीजें हैं वो देखने को मिलेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मैं इसको इंपॉर्टेंट बोलूंगा और एक चीज और मैं बताऊंगा, ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये पेपर में नहीं आएगा। हम मेरे पर ध्यान सुनिएगा, इसका मतलब ये करना नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने ये टॉपिक नहीं किए तो जो बाकी टॉपिक आप करोगे वो नहीं कर पाओगे, इसीलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये डायरेक्टली आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। तो अगर हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं तो अभी आपने देखा एक वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में, तो इसके बीच में से रिजल्टेंट वेक्टर जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं? तो ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो निकल कर आ गया, ये जो चीज़ आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो निकल कर आ गया इस तरह से, ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो निकल कर आ गया। आई बात समझ में? ठीक है, डन है, ओके। मान लेते हैं ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो एंगल थीटा पे है। हाँ, रिजल्टेंट वेक्टर की बात कर रहा हूँ, जो एंगल वो थीटा पे है। तो हमें पता है भाई ये बिल्कुल 90 डिग्री पे था, ये वाला मैंने लिया हुआ है 90 डिग्री पे, तो इसको शिफ्टिंग करूंगा तो इधर ले आऊंगा तो भी ये क्या होगा, मेरे पास 90 डिग्री ही होगा, है ना। और यहाँ भी रहने देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों का दिमाग ना मतलब खराब सा हो जाए कि भाई ये क्या हो गया, कहाँ से आ गया, यहाँ वाला कहाँ चला गया। शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर की आपको पता है। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्या आपको दिख रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, हमें ये वाली जो चीज़ है वो निकालनी होती है और हमें ये वाली जो चीज़ है वो निकालनी होती है। तो ये कोई बड़ी चीज़ है हमारे लिए? बताओ मुझे, कोई बड़ी चीज़ है क्या? नहीं है ना। तो आओ समझाते हैं। इस वाली चीज़ को हम x मान लेते हैं और इस वाली चीज़ को हम y मान लेते हैं, जो कि जनरली होते भी हैं एक्सिस के अकॉर्डिंग, है ना। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है आपके पास। अब अगर मेरे को ये वाली चीज़ निकालनी है और ये पता है, तो हमें पता है इन ट्रायंगल नेमिंग कर देता हूँ ABC,
तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इन ट्रायंगल ABC, अगर मेरे को ये चीज़ चाहिए तो ये लूंगा भाई, डिवाइडेड बाय में ये ले लेता हूँ आर क्या हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा। यहाँ से एक ट्रिक बनाएंगे आपके लिए, और वो ट्रिक हमेशा ही काम आएगा और हमेशा ही करते रहना पड़ेगा, और डायरेक्टली वही यूज करना है। ये बार बार डेरिवेशन हम आपको नहीं कराएंगे, ना ही आपको करना है, ठीक है। चलिए यहाँ से y की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो क्या निकलेगा, आर साइन थीटा। बोलिए हाँ या नहीं। अगर मैं यहाँ से आर वाई की वैल्यू निकालता हूँ तो आर साइन थीटा, आर इधर चला गया भाई, तो ये जो y निकल कर आया वो आर साइन थीटा निकल कर आ गया। अब x भी निकाल लो भाई, ये वाली चीज, तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया, तो x अपॉन में r हो गया इज इक्वल टू क्या हो गया आपकी बार कॉस थीटा आ गया भाई। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस थीटा, r उधर भेज दीजिए तो x की वैल्यू आ गई r कॉस थीटा। r कॉस थीटा क्या हो गया, r कॉस थीटा क्या हो गया, r कॉस थीटा। अब x की वैल्यू भी आपने निकाल दी और y की वैल्यू भी आपने निकाल दी। ध्यान से समझिएगा, आपने x की भी वैल्यू निकाल दी है और आपने y की वैल्यू भी निकाल दी है, ठीक है। अब ये जो x और y है वो x एक्सिस के, आपको बताऊं ये है क्या है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका कंपोनेंट x डायरेक्शन में भी कुछ ना कुछ है और y डायरेक्शन में भी कुछ ना कुछ है। रिजोल्यूशन इनटू टू कंपोनेंट्स, इनटू टू कंपोनेंट्स, और ये जो टू कंपोनेंट्स होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, एक x का कंपोनेंट और एक y का कंपोनेंट। तो x डायरेक्शन में कितना इसका इफेक्ट होगा वो इतना होगा, और y डायरेक्शन में इसका इतना इफेक्ट होगा r साइन थीटा, जो आपका इसका इफेक्ट जो है ओवरऑल मैग्नीट्यूड आपके पास देखने को मिलेगा। तो अगर कोई टू डायरेक्शन में 2D में ट्रेवल कर रहा है तो मतलब वो x में भी कुछ जा रहा है और कुछ y में भी जा रहा है। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको आप बेहतरीन तरीके से और ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है। अगर मैं इसको ऐसे लेकर जाता हूँ, एक लाइन है ऐसे जा रहा है, तो ध्यान से समझिएगा, अगर इस वाले पॉइंट की बात करता हूँ तो x की कुछ ना कुछ वैल्यू है और y की भी कुछ ना कुछ वैल्यू है रहा है। अच्छा, यहाँ की बात करता हूँ तो भी x की कुछ ना कुछ वैल्यू और y की भी कुछ ना कुछ वैल्यू। तो जब आप 2D ट्रेवल करते हैं तो वहाँ पे आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू आपका कंपोनेंट x में भी होता है, कुछ ना कुछ y में भी होता है। तो कितना x में होता है, इतना होता है, कितना y में होता है, इतना होता है। अब यहाँ से आपको इस ट्रिक बनानी है कि हमेशा जिस भी साइड के साथ थीटा होगा उसके साथ रिजल्टेंट के साथ में कॉस थीटा लगा लेना है। ये देखो रिजल्टेंट r था और ये वाली साइड निकालनी थी मुझे, तो उसके साथ कॉस थीटा, और जिस ये इसका निकाल रहा हूँ, ये निकालो या ये निकालो, बात एक ही, हमने ये निकाला ताकि ट्रायंगल कंप्लीट हो जाए। बाकी हर बार हम इसकी बात क्या करेंगे, जिसके साथ थीटा नहीं है उसके साथ आप रिजल्टेंट के साथ हमेशा साइन थीटा लगाएंगे। तो ये ट्रिक थी आपके पास हमेशा आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा बताने के लिए। आगे और एक दो चीजें करवाता हूँ ताकि आगे चल के आपको बताऊं, जो अगला वाला चैप्टर है ना आपके पास लॉज ऑफ मोशन, भाई साहब उसमें ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का जो यूज्ड है, भाई साहब आप बता नहीं सकते, आप बता नहीं सकते। चलो अब समझाते हैं, फिर से मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी था, ये आपके पास थीटा था, तो ये जो x डायरेक्शन वाला होगा वो v cos थीटा होगा और ये जो y डायरेक्शन वाला होगा वो v sin थीटा होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे की बात कर लेते हैं, मान लेते हैं ये आपके पास फोर्स था और ये वाला आपके पास थीटा था। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आपको घबराना नहीं है, तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन हाँ ध्यान रखना, दोनों वेक्टर हमेशा 90 डिग्री के कंपोनेंट में रहने वाले, 90 डिग्री पे आपके पास रहने वाले हैं। अगर ये थीटा है तो इसके साथ एंगल वाला कंपोनेंट ये है, तो ये f के साथ cos थीटा आएगा, जिसके साथ एंगल होगा उसके साथ cos थीटा। ये वाला निकालना है तो f sin थीटा। ये मैटर नहीं करेगा कि कौन सा x थीटा, कौन सा x एक्सिस है, कौन सा y एक्सिस है, क्योंकि इस वाले में हमारे पास x एक्सिस के साथ थीटा था, इसलिए आया था x एक्सिस वाले के साथ cos थीटा। बट हमेशा नहीं आएगा भाई, जिसके साथ थीटा होगा सिर्फ हमेशा उसी के साथ ही जो आपके पास है cos थीटा वो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही डायरेक्टली नहीं दिया करेंगे आपको ना, आपको किसी भी तरह से दिया जा सकता है क्वेश्चन भाई, समझाता हूं। आपके पास ऐसे दिया जा सकता है, ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, ये मेरे पास थीटा है, तो आप बोलोगे ये जिसके साथ कंपोनेंट थीटा है ये r cos थीटा होगा, और जिसके साथ नहीं है 90 डिग्री का एंगल देखना है टोटली में, है ना, दोनों वेक्टर के बीच में जो आप निकाल रहे हो वो r sin थीटा होगा। आई बात समझ में? अगर आपने ये टेढ़े मेढ़े में निकालना सीख लिया ना तो ही आप समझ लीजिए कि इस रिजोल्यूशन वेक्टर का यूज कर पाएंगे बेहतरीन तरीके से, और फिर आपको जो टॉपिक में अगला जो लॉज ऑफ मोशन आएगा उसमें किसी भी तरह का जो डाउट है वो नहीं होगा, उसमें फिर आपको किसी भी तरह का जो डाउट है वो देखने को नहीं मिलेगा। ये एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है,
तो ये चीज आपको बेहतरीन तरीके से जो है वो समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? डन है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब एक और छोटी सी चीज कर लेते हैं जिसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या फिर आप वेक्टर प्रोडक्ट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन में क्या मतलब 6th 7th 8th तक तो मतलब अच्छे से सीख लिया होगा, हालांकि 6th क्लास में भी यही है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूं, वो होता है बेस इनटू हाइट, जो परपेंडिकुलर लाइन होती है किसी भी बेस के ऊपर। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मेरे पास ये एक पैरेललोग्राम है और यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है। ये मेरे पास ए बी सी डी है, ठीक है, ए बी सी डी है, ठीक है। तो इसको मैंने ए का नाम दे दिया जो परपेंडिकुलर लाइन है। तो इसका जो बेस है वो ए बी है, मल्टीप्लाई में जो हाइट है आपके पास वो डी ई है। अगर आपने बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया तो आप इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल पाओगे। ये चीज आपने छोटी क्लास में सीखा होगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना, कोई दिक्कत नहीं, सबको क्लियर है? डन है? चलिए आगे की बात करते हैं। तो ये मेरे पास पैरेललोग्राम था और इसका एरिया का फॉर्मूला ए बी इंटू डी होता है, बेसिकली बेस इंटू हाइट जो है आपको देखने को मिलता है, ठीक है भाई। चलो आगे की बात करते हैं। अब बात आती है सर यहाँ पे इसका क्या लॉजिक है, आपको समझाते हैं। अगर आपको यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो आपको एक तो बेस पता है, मतलब एक साइड पता है, और दूसरी उसका परपेंडिकुलर पता है, हाइट पता है। लेकिन अगर मैंने आपको तो एडजेसेंट साइड का वेक्टर दे दिया, ध्यान सुनिएगा, वेक्टर का यूज करके हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज आपको नई जो है वो सीखने को मिलेगी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल सकते हैं यूजिंग वेक्टर प्रोडक्ट। आइए समझाते हैं। ये जो चीज है वो मेरे पास वेक्टर ए है और ये जो चीज है वो मेरे पास वेक्टर बी है। आपको बता दें ये दोनों जो साइड है वो एडजेसेंट साइड है किसी एक पैरेललोग्राम के। तो आप बोल सकते हो सर मैं शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर कर दूंगा तो ये सीधा यहां पे आ जाएगा, और अगर मैंने इसकी शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर कर दी तो ये सीधा यहां पे आ जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं? बिल्कुल सही बात। तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इसका डायगोनल होगा यहाँ से यहाँ पे, तो ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। क्लियर है? खैर मैं तो बस ऐसे ही बता दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो वेक्टर ए है और ये जो वेक्टर बी है, ठीक है ना, ये जो वेक्टर ए है और ये जो वेक्टर बी है, हमें इसकी बात नहीं करनी थी, वैसे बता दी मैंने आपको। तो ये अगर ये दोनों ही वेक्टर, सिर्फ आपको ये दोनों वेक्टर पता चल जाए तो क्या आप इसके पूरे का एरिया निकाल सकते हो? आप निकाल सकते हो। कैसे? आइए समझाते हैं। अगर मैं वापस यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं यहाँ से इस तरह से, है ना, इसकी नेमिंग कर देते, ए और बी वेक्टर लिया तो इसको मैं पी क्यू आर एस लिखता हूँ, पी क्यू आर एस, ठीक है, और यहाँ पे टी लिख देता हूँ, पी क्यू आर एस टी, इस वाले पॉइंट को टी लिख देता हूँ जो परपेंडिकुलर। तो हमें पता है कि एरिया की बात करते हैं अगर पैरेललोग्राम की, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो वो क्या होगा, बेस जो कि पी क्यू है इंटू में हाइट जो कि एस टी। बोलिए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है? डन है? चलिए आगे की बात करते हैं। क्या आपको एक चीज और पता है? क्या आपको एक चीज और पता है कि जो ए क्रॉस बी होता है, ध्यान से सुनिएगा, ए क्रॉस बी जो होता है वो क्या होता है? वो हमारे पास होता है टिडिंग टिडिंग, ए का मैग्नीट्यूड फिर बी का मैग्नीट्यूड और साथ में आता है साइन थीटा। देख लीजिए अच्छे से, हमारे पास क्या आता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साथ में आता है आपके पास साइन थीटा। आई बात समझ में? तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, और मान लेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है आपके पास किस में इंक्लाइंड है भाई? थीटा में इंक्लाइंड है। किस पे इंक्लाइंड है भाई? थीटा में इंक्लाइंड है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो जब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, ध्यान सुनिएगा, जब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं और बाद में इसका मैग्नीट्यूड की भी बात करेंगे, मैग्नीट्यूड यहाँ से तो वेक्टर निकल जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ये रहा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं वैसे तो मैग्नीट्यूड निकल कर आएगा। तो जब मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब कैसे होगा सर, हमको थोड़ा वो बताइए, आइए समझाते हैं। अगर आप यहाँ पे बेस पता है आपको, अगर आप हाइट पता करना चाहते हैं तो एक्चुअल में क्या है ध्यान समझिएगा।
तो ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है वो हमें निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल एस टी पी ले लीजिए, इन ट्रायंगल एस टी पी ले लीजिए भाई। तो ये वाली साइड में निकालनी है तो एस टी लिख लेता हूँ। दूसरी साइड एक साइड में पता है जो कि ये है, जो कि बी वाली है, तो पूरा बी ले लिया। इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा। बोलिए हाँ या नहीं। अब ये जो नीचे वाला बी है वो इज इक्वल टू में चला जाएगा इधर, तो बी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीज़ अभी पीछे 2 बार करवा चुका हूँ मैं। तो जो एस टी की वैल्यू निकल कर आई है वो क्या निकल कर आई, बी साइन थीटा। बोलिए हाँ या नहीं, क्या निकल कर आई भाई, बी साइन थीटा। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एस टी के जगह पे बी साइन थीटा रख सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो पहले। साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी एस टी अपॉन बी। देख लीजिए अच्छे से, एस टी अपॉन बी। तो क्योंकि इसके टर्म में निकालनी इसीलिए, और कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो किसके इक्वल होता है, ए का मैग्नीट्यूड ऐसे छोड़ता हूँ, बी का सिंपल ए भी लिख देता हूँ, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऐसे रिप्रेजेंट करो या ऐसे, हमने आपको पिछली वाली वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है। अब साइन थीटा के जगह पे क्या निकला, एस टी बाई बी, एस टी बाई बी। कोई दिक्कत नहीं भाई किसी को, देख लीजिए अच्छे से। अब देख लीजिए ये जो ए था, यहाँ पे लिख देता हूँ, ए क्रॉस बी, वो क्या हो जाएगा, ए क्या था वो देख लो, ए वेक्टर ये वाला है जो कि पी क्यू है, देख लो अच्छे से, है ना। मल्टीप्लाई में बी वेक्टर क्या था, ये वाला पी एस। बोलो हाँ या नहीं। और मल्टीप्लाई में साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाल दिया, एस टी अपॉन में बी, एस टी अपॉन में बी निकाला है ना, देख लो अच्छे से। क्लियर है, डन है। और ये जो b है एक्चुअल में वो है क्या, पी एस है, तो इसके जगह आप पी एस रख सकते हो भाई, या फिर यहीं पे आप पी एस रख कर चलते, एस टी बाई पी एस, तो कोई दिक्कत नहीं थी। पी एस से पी एस क्या हो गया आपके पास, कैंसिल हो गया। पी एस से पी एस आपके पास क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया। तो जो ए क्रॉस बी हुआ वो क्या निकल कर आ गया, मेरे पास पी क्यू मल्टीप्लाई एस टी आ गया। पी क्यू और एस टी देख लीजिए अच्छे से, पी क्यू और एस टी। तो ये जो पी क्यू है वो है क्या आपके पास, वो है क्या, आप मुझे अच्छे से देखिएगा, बताइए। पी क्यू क्या है, पहला वेक्टर, और पी एस क्या आपके पास, दूसरा वेक्टर। तो हमने प्रूव कर दिया ना भाई कि ए क्रॉस बी कुछ और नहीं है आपके पास, इन दोनों वेक्टर जो होते हैं उसका कार्टेशियन, ये जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है दोनों वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर जो होता है उसका अगर आपने वेक्टर प्रोडक्ट ले लिया और उसको आपने क्या कर दिया, मैग्नीट्यूड निकाल दिया। वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे तो कोई डाउट नहीं, आपको एक नया वेक्टर मिलेगा जो कि रिजल्टेंट वेक्टर को बताएगा बेसिकली, और बेसिकली दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा, एरिया के डायरेक्शन को बताएगा। तो उस वाले का अगर आपने मैग्नीट्यूड निकाल दिया तो जाकर आपके पास जो एरिया वो निकल कर आएगा। तो ये जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन था, इसका मतलब ये था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो हम वेक्टर का भी यूज करके निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल देते हैं तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये ऐसे था, ये ऐसे था, इसको शिफ्ट करा, ये यहाँ पे चला गया, इसको शिफ्ट किया, ये यहाँ पे चला गया। अगर हमने आपको यहाँ पे ए बोल दिया, यहाँ बी बोल दिया, यहाँ सी बोल दिया, यहाँ डी बोल दिया, हमने बोला अगर ये वाला वेक्टर ये चीज़ है और ये वाला वेक्टर मैंने 5 प्लस का जे प्लस का के बोल दिया, तो आपको पता है इसका और इसका आप क्या कीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। पिछले वाली वीडियो में सिखाया था मैंने आप लोगों को कि ए क्रॉस बी हम कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, यहाँ आई, यहाँ जे, यहाँ के निकालेंगे, है ना, डिटर्मिनेंट का यूज़ करके। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ 5 और ये यहाँ पे 1 1। और फिर जब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक वेक्टर मिलेगा। इस वेक्टर का आपको क्या करना, मॉड्यूलस निकाल देना, मैग्नीट्यूड। तो जो न्यूमेरिक वैल्यू आएगी वो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हो जाएगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे। ओके, तो ऑलमोस्ट सारी टॉपिक जो है हमने आपको करवा दिए हैं। एक और चीज़ आपको करवाना था, छोटी सी चीज़ थी, हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आप नोटिस करें तो जो डायगोनल होता है, ध्यान सुनिएगा, जो डायगोनल होता है वो क्या करता है आप मुझे बताइए। डायगोनल एक पैरेललोग्राम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इक्वल पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, या फिर 2 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इन सभी चीजों का मतलब एक ही है। तो अगर मेरे पास ए क्रॉस बी का मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, तो अगर मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं बनेगा क्या, बता दो मुझे, बस इतनी, बस मुझे आप लोग इतनी सी बात बता दो। बिल्कुल बनेगा सर। तो ये जो अभी मैंने आप लोगों को 2 चीजें बताई है ना, यही सेम चीज आप 12th क्लास के मैथमेटिक्स में वापिस करने वाले हो, सेम टू सेम डिट्टो चीज। वेक्टर के नाम से आपके पास एक पूरा चैप्टर ही आएगा, ठीक है ना, मैथमेटिक्स में। वहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए दिया जाता है, और वहाँ पे फिर बच्चे परेशान होते रहते हैं, सर ये क्या नया बला आ चुका है, बला, है ना। चलो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालना सिखा दिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी निकालना सिखा दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें हम आपको सिखाने वाले हैं। उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में,
जय हिंद।